अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। अजीब मुल्क है ये कि जिसमें ये पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ है और किसके सर पर किसका हाथ है, और आखिर में ये भी कि किसकी शय पर किसकी मात है। आज शेख रशीद साहब ने फरमा दिया है कि किसके हाथ पर और किसकी गर्दन पर हाथ होगा। ज़रा उनकी सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा। और एक जुमला रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं तारीख का। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। बस ये है सियासत जी। ये है सियासत, और पाकिस्तानी सियासत तो है ही बहुत इंटरेस्टिंग। जहाँ पे कल तक हम मिनी बजट को डिस्कस कर रहे थे, आज हम अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। तमाम ही लोग ये सोच रहे हैं कि कौन अदम एतमाद ला सकेगा, नंबर्स कैसे पूरे करेगा, कौन हुकूमत बनाएगा। हमें ये भी पता है कि नून लीग ने यह खदशा जाहिर कर दिया है, बल्कि ये उनका फैसला भी है कि वो हुकूमत नहीं बनाएंगे अगर अदम एतमाद आ भी गई तो ये हुकूमत कौन बनाएगा, किसके सर पर ये जो तमाम मैसी सिचुएशन है कैसे जाएगी। क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कशकोल तोड़ देंगे, IMF नहीं जाएंगे, ख़ुदकुशी कर लेंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि मजबूरी के तहत IMF जाना पड़ता है। तो बाकी लोग क्या खुशी में गए थे, ये भी एक अहम सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सबसे पहले कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच कादिर मंदोखेल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये सर, ये जो अदम एतमाद की बात है, कितनी अजीब सी बात है कि आप लोग शुरू से कह रहे थे कि अदम एतमाद पर बात होनी चाहिए, पंजाब में अदम एतमाद लाना चाहिए, वहाँ पे नंबर्स पूरे करना ज़्यादा मुमकिन है। अब हम ये देख रहे हैं कि कल 168 वोट पड़ते हैं मिनी बजट के हवाले से, हुकूमत के ऑपोजिशन के 150 वोट होते हैं। तो ये जो 18 का फिगर आप लोगों के पास नहीं है, तो ये अदम एतमाद आपको क्या लगता है कि अगर आ भी गई तो क्या पीपल्स पार्टी विलिंग है, क्या ये यूनाइटेड हो जाएगी ऑपोजिशन और अदम एतमाद आ जाएगा? क्या हमारी खबरें दुरुस्त हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर अदम एतमाद लाया जाएगा? हेलो, मंदोखेल साहब को वाले में मेरी आवाज़ नहीं आई। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब आप हैं हमारे साथ, तो आप इस सवाल का अगर जवाब देना चाहें कि ये नंबर्स कैसे पूरे होंगे। नंबर गेम तो आपके खिलाफ जाता है, अदम एतमाद, और क्या हमारी खबरें दुरुस्त हैं? क्या इसी महीने या इस अगले 20 दिन में अदम एतमाद के लाने के इम्कानात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो अपोजिशन है वो अपोजिशन में इसीलिए ही बैठी हुई है क्योंकि हमारे पास जो है वो नंबर्स जो हैं वैसे अगर आप पेपर देखें तो ज़ाहिर है हमारे पास कम है हुकूमत के मुकाबले में, हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के मुकाबले में। मगर हमें इस बात का अंदाज़ा ज़रूर है कि हुकूमत के बहुत सारे MNAs जो हैं वो इनसे बहुत सारे MNA जो है उन्हें मालूम है कि वो इनकी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो उनको लोग वोट नहीं डालेंगे और वो हार जाएंगे। हमें ये भी मालूम है कि इनके इत्तेहादी इनसे बहुत ज़्यादा तंग है। इनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क के अंदर हर तरफ पूरा डिक्लाइन आया है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, आटा, चीनी, दालें, पेट्रोल, मतलब आप आज 4 रुपये इन्होंने फिर बढ़ा दिए बिजली की कीमत, 4 रुपये यूनिट बढ़ाई है। हमारे दौर में चंद पैसे बढ़ते थे तो लोग जो है वो उसके ऊपर इतना शोर मचता था। अब तो 11 रुपये यूनिट हमने छोड़ी थी, वो 28 रुपये की, अब 32 रुपये की हो गई है पर यूनिट। तो ये जब हालात आपके मुल्क में हो तो ज़ाहिर है उसका फिर एक पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो इनके इत्यादियों को भी देनी पड़ रही है। तो हमारी कोशिश है कि हम इस हुकूमत को आइन और कानून के दायरे में रहते हुए डिसलॉज करें, और वो हम जो है वो कोशिश आने वाले दिनों में जो है वो हम करेंगे। उसके ऊपर एक हतमी फैसला जो है वो 25 जनवरी को PDM की मीटिंग में होगा। अच्छा सेनेटर साहब, आपने फरमाया कि आप हुकूमत में इसीलिए बैठे हैं, और हुकूमत में क्या मतलब ऑपोजिशन में इसीलिए बैठे हैं, तो ऑपोजिशन में क्या इसीलिए बैठे हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी जब उनसे तंग आ जाएं तो आप उनको पकड़ लें और आप उनके नंबर अपने पूरे कर लें, या इसलिए बैठे हैं कि इत्तेहादी तंग आ जाएं तो फिर आप ले लें? मतलब ऑपोजिशन में बैठने का मकसद इन लोगों का इंतजार कर रहे थे कि ये जब तंग आ जाएंगे तो हम अदम एतमाद ले आएंगे? प्रोटेस्ट कर सकती है, वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है, लेकिन एग्जेक्टिव पावर तो हमारे पास नहीं होती, और इसीलिए हम अपोजिशन में। और हम जो है ज़ाहिर है हम प्रोटेस्ट कर सकते, हमने मार्चेस किए, प्रोटेस्ट किए, हमारे लोग जेलों में गए, हम पे झूठे केसेस बनाए गए, हमने जो कुछ हमारे उसमें था हमने किया। और मैं आपको ये बात बता दूं, हम ना 2018 का इलेक्शन हारे थे, ये तो ज़बरदस्ती मुसल्लत शुदा टोला है, इनके नंबर पूरे किए गए, इनको बैसाखियाँ लगाई गई, वो बैसाखियों ने इनको चलाया, वो बैसाखियाँ इनको यहाँ तक लेके आई हैं। अब जो है वो बैसाखियाँ भी सिरकने लग गई हैं, उन्हें भी पता है कि पॉलिटिकल कॉस्ट इमरान खान और तो आप लोग अपने पैरों पे खड़े हैं ना, आपको बैसाखियों की जरूरत तो नहीं है। ये आप वसूख से कह सकते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप देख लें कि हमारे हम स्ट्रगल कर रहे हैं एक बहुत ताकतवर, आपको पता है कहते हैं, रिजीम के खिलाफ।
उसके बावजूद आप लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन देखें, पंजाब में कैंटोनमेंट का जो हुआ उसका क्या रिजल्ट आया, जो बाई इलेक्शन है उनमें क्या रिजल्ट आया, जो हमारे इत्तेहादी हैं उनका KPK में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया लोकल बॉडीज़ का, वो सारे पाकिस्तान के सामने है। इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट, और ये अनपॉपुलर इसलिए क्योंकि ये पॉपुलर थे ही कभी नहीं। इनको ज़बरदस्ती क्या कहते हैं 14 सीटें कराची से दिलवा दी नेशनल असेंबली की, जो नामुमकिन है। नीचे 17 MP है, ऊपर 14 है। इस तरह होता ही नहीं है कहीं पे। इस तरह का पूरा मुल्क में कहते हैं ज़बरदस्ती जो है इनको मुसल्लत किया गया कि जी नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी। ठीक है। अब वो तब्दीली का बुखार जो है वो उतर गया है बहुत सारे लोगों का, और तब्दीली जो आई है वो भी अब कौम की चीजें निकल रही है। ऑपोजिशन इसका इंतजार करी थी, बुखार उतर जाए, महंगाई बढ़ जाए, मिनी बजट आ जाए, हुकूमती इत्तेहादी तंग आ जाए, हम इनके अपने पार्टी वाले इनसे दूर होना चाहें, तो फिर आप उस वक्त इंतजार करते हैं। आपका वक्त शायद आ गया है जी। कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया, अरसलान ताज घुमन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है PTI से। कादिर मंदोखेल साहब, ये फरमा दीजिएगा कि तमाम तर हालात आपके सामने हैं, मिनी बजट भी आ गया है, अब ऐसा लग रहा है कि अब हुकूमत, मतलब अब ऑपोजिशन जो है काफ़ी बेचैन है कोई चेंज लाने के लिए, और सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। ये सर तोड़ कोशिशें कामयाब होंगी? देखिए, पहले बुनियादी बात तो ये है कि आपको 3.5 साल में इस हुकूमत ने जो 3 महीने का नया पाकिस्तान का दावा किया था, नया क्या बनना था, पुराने कभी हालात के सामने। आपको याद होगा कि इनके एक वजीर कहते थे कि 2000 अरब डॉलर हम लाएंगे बाहर से, और इमरान खान के इतने नेक नामी है, 1000 उसकी मुंह में मारेंगे, 1000 उसकी मुंह मारेंगे। वो मारना क्या था, उन्होंने तो पूरा स्टेट बैंक IMF के मुंह पे मार दिया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कानून साजी तो अल्लाह न किसी को दिखा है, न हो सकेगा। अब वो खौफ खुदाई का ये कहता है कि जो डिफेंस बजट है, जो डिफेंस अकाउंट है, वो एक अकाउंट होगा और वो स्टेट बैंक में होगा। और स्टेट बैंक किसकी मातहत है? नेब को जवाब देनी होगा, FIA को जवाब देनी होगा, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देनी होगा तो IMF को होगा। अब IMF को जब होगा तो IMF में कौन लोग बैठे हैं? वहाँ इंडियन लॉबी बैठी है, वो अमेरिकन लॉबी बैठी है, तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान की डिफेंस बजट को मॉनिटर करेंगे। अब इनसे कोई बात कर ले कि ये चीजें, अली अहमद खान साहब मेरे साथ एक चैनल पे वो बता रहे थे कि अगर इस मुखालफत जो करेगा वो गद्दारी के मर्तकब हो। तो भाई, तो आप तो सबसे बड़े गद्दार हो, आपने तो पूरा मुल्क बेच दिया है। आपको गवर्नर खुद कह रहे हैं पूरा मुल्क को आपने गिरवी रख दी है। अभी कश्मीर आपने झोली में दे दी है मोदी को, स्टेट बैंक आपने IMF को दे दी है, कल बशर यादव के लिए आपने कानून साजी की है, पाकिस्तान की आवाम का खाल उतार दिया आपने। वो क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ? कौन से नस्ल, कौन से जन्म का आप बदले रहे इस मुल्क से? क्या इसी बात को आप पाकिस्तान में आपको आवाम ने वोट दिए या आपको लाया गया? दोबारा मैं ये कहूँगा कि ये नायदों का एक टोला है, इनसे मुल्क नहीं संभलना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपकी तरफ से चैलेंज करता हूँ, ये मुझे अगले 1.5 साल में इसके बदतर करेंगे वो और बेहतर नहीं कर सकेंगे। और सामने आपके सामने आइंदा जो डिफेंस बजट होगा हमारा, उसमें 60% उन्हें कर्ज देना होगा, 40% उनके पास पड़े हुए। तो आप मुझे बता दो क्या करेंगे? और फिर हमारा डिफेंस जो बजट है वो डायरेक्ट यूटी और अमेरिकन लॉबी जो है वो मॉनिटर करेंगे। सवाल ये है कि ये नवाज शरीफ को, ये पीपल्स पार्टी के दौर की ये बात करते थे, आज इनके यहाँ तक ये मुल्क आ गया है कि कश्मीर को सरेंडर कर दिया गया। IMF के मुंह पर हमने अपना जो है तमाम तर चीज़ें, प्रिवेसी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की, अपने सारे अकाउंट्स की उनको दे दी है, स्टेट बैंक को उनको मुंह पर मार दिया है। तमाम तर चीज़ें हो गई सर, लेकिन आपने होने दी हैं, ऑपोजिशन ने तो होने दी है ना, तो इसके तो बराबर के मुर्तकिब आप भी हैं इस गुनाह के। अच्छा, कैसे मुर्तकिब होंगे? मुझे एक बात बताओ, न तो पीपल्स पार्टी 50 साल की तारीख है हमारी जमहूरियत की, न तो हम जो है ना वो हुंडी के जरिए पैसों की तरगीब देने के वाले, ना हम पुलिस अफसरान को थप्पड़ मारने के हामी है, ना हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सलवार कमीज लटकाने वाला है, न तो हम PTI पे हमला करने वाले। एक जमहूरी जदोजहद असेंबली के बाहर भी हम करते हैं, असेंबली के अंदर भी हम करते हैं, आपकी मीडिया के तरफ से भी आवाम की आवाज उठाते हैं। अब और अदम एतमाद की हम बात करते हैं, शुरू दिन से बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ उसके अलावा कोई रास्ता है तो मुझे बता दो, वो तजवीज में अपने नहीं, लेकिन मैं यही तो कह रही हूँ कि जो नंबर्स आपके पास मिनी बजट को रोकने के लिए नहीं थे, जो नंबर्स आपके पास और EVM बिल को रोकने के नहीं थे, जो इलेक्शन इस्लाहात के लिए रोकने के लिए नहीं थे, वो नंबर्स अब अदम एतमाद में या पहले या अब कैसे पूरे होते हैं? ये मेरा सवाल है। ऐसे पूरे होंगे। एक तो ये टेलीफोन एक्सचेंज सुप्रीम कोर्ट का अपना इलेक्शन असेंबली की बिल्डिंग के ऊपर मुझे लग रहा है एक टेलीफोन एक्सचेंज है, जो बिल्कुल घंटा पहले भी कर दिया। आपको पता है इस बजट को पास करने से पहले वज़ीर आज़म साहब ने एक तकरीब मुंतखब की थी पार्लिमानी ग्रुप की, वहां परवेज खटक और सारे बयान आपकी मीडिया, दूसरी मीडिया ने सब खुल के दिखा दिए। नंबर 1 बात।
उसके बाद उसी से 1 घंटा पहले एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम वोट नहीं देंगे, और बड़े धड़ल्ले से वो अंदर बैठे हुए थे, फिर वोट भी दे दिए, मुखालफत भी की है, वोट भी दे दिए। काफ लीग आपके सामने, जीडी आपके सामने, खुद नूर आलम खान साहब आज की असम्बली में, आज जुमे के दिन उसने अपनी तकरीर की है कि आगे 3 लाइन जो है ना, इनका नाम एसीएल में डाल दो, पाकिस्तान खुद ठीक हो जाएगा। यानी आगे 3 लाइन में इनके वजीर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए, यकीनन हमारी तरफ भी उसका इशारा था अपोजिशन वाले। तो जो असम्बली का मेंबर, उनका हुकूमती ओहदेदार खुद अपने लीडरान के बारे में ये कहें कि उसका नाम एसीएल में डाल दे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद क्या रह जाता है? आमिर लियाकत का स्टेटमेंट आपके सामने है। हम तो इसी बात को रोक रहे हैं कि ये जो हुकूमत के अंदर भी ऐसे बाज़मीर लोग मौजूद है जो आज भी समझ रहे हैं। टेलीफोन एक्सचेंज को उखाड़ेगा कौन? टेलीफोन एक्सचेंज को उखाड़ दिया आपने, इसलिए अदम एतमाद ला रहे हैं। मैं यही तो पूछ रही हूँ। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, टेलीफोन एक्सचेंज को भी पता है कि हमने एक नाइल शख्स को जानमाज पे खड़ा कर दिया है, अब नमाज उसने पढ़ना है, मार मूर के इधर उधर से अब बंदोबस्त करके उसको जानमाज पे खड़ा कर दिया, आगे नमाज उसी ने पढ़ना है। और नमाज क्या पढ़ना था उसने, तो सारे के सारे, जिस आदमी को कलमा नहीं आता होगा, जिस आदमी को, इस पे नहीं जा रहे, अब हम इस पे नहीं जा रहे, ठीक है? नहीं जाते। मैं बताऊं, जिस शख्स की नाइली इस बात पे है कि जिस शख्स को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, डॉलर का रेट कहां से हो रहा है, और ये पुराने सारे क्लिप इनके उठा के देख ले, वो अब सारे आपके सामने आ जाएंगे। सवाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम से आखिर ये किस जन्म का ये बदला ले रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। खुद उन्होंने कल कहा कि मैं हुकूमत हवाले कर दूंगा। घुम्मन साहब, आप अवाम से किस चीज का बदला ले रहे हैं? और वो टेलीफोन एक्सचेंज को क्या उखाड़ पखाड़ दिया गया है? और इतनी तंग है आपसे इत्तेहादी, इतने तंग हैं आपके अपने अराकीन के, आपके हक में वोट दे देते हैं, तो क्या ये ऑपोजिशन के हक में भी वोट दे देंगे जब अदम एतमाद लाएंगे? सर बहुत शुक्रिया सना, आपने मैं तो मेरे से 2 सवाल आ रही है ना? नहीं, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। हम एक वक्फा लेते हैं, आपकी आवाज फिक्स करते हैं, फिर आते हैं वापस, ताकि आपकी बात दोनों हमारे मेंबर्स भी सुन सकें। एक देते हैं जी, ऑडियो इश्यूज रिजॉल्व करते हैं, फिर वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब से, कादिर मंदुखेल साहब से और अरसलान ताज घुम्मन साहब से। बात हो रही थी जनाब अदम एतमाद की और क्या नंबर्स पूरे कर सकेगी अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ। और दूसरी तरफ अब हम बात कर रहे थे अरसलान ताज घुम्मन साहब से, उनकी आवाज़ का कुछ इशू था। अरसलान साहब, मैं वापस आपके पास आऊँगी क्योंकि ये अफनानुल्लाह साहब कह रहे थे कि आपके जो अपने लोग हैं वो बड़े तंग हैं। खटक साहब की भी हमने कल गुफ्तगू सुनी, उसके बाद उन्होंने आके बताया कि ऐसा नहीं था, लेकिन तब तक मीडिया ये बात को उठा चुका था और अब पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है। खटक साहब को माने तो यही सच है, मीडिया की सुने तो शायद वो सच है। लेकिन आप बता दीजिए कि क्या ये तकिया करके बैठे हुए हैं, किस पर तकिया है इनको कि ये अदम एतमाद की लाने में तेज़ियाँ भी आ रही हैं और एक मतलब सर तोड़ कोशिश नज़र आ रही है। और वो शेख रशीद साहब भी फरमा रहे हैं कि इनकी गर्दन तक तो हाथ जा सकता है लेकिन इनके सर पर नहीं आ सकता। ये किसका हाथ है सर जो गर्दन पे जा रहा है, सर पर है? टेलीफोन एक्सचेंज लगाई हुई है। सर आप ही कुछ ज़रा रोशनी डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया सना, आपने मदू किया प्रोग्राम में अपने। मुझे तो वो शेर याद आता है कि शर्म झिझक हैरत परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप में जी, ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो ये साहिबान जो है नाम क्यों नहीं लेते, बताते क्यों नहीं? ये इशारों में क्या बातें करते हैं? टेलीफोन एक्सचेंज, कभी कुछ नाम तो लें, बताए तो सही, इतनी जुर्रत तो करें कि खुल के बात तो कर सकें। सियासी कारकुन है, बताएं जी, बेझिझक बताएं कौन से लोग फ़ोन करते हैं, कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज है। टेलीफोन एक्सचेंज से याद आया मुझे कि बिलावल साहब ने ऐवान में खड़े होके एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की थी। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एजेंसियां, इस मुल्क की एजेंसीज जो है इनका फ़ोन टैप करें। ये तो वो आप सोचें कि एक पार्टी का चेयरमैन एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा के हवाले से ये बयान देता है कि ख़ुद उस मुल्क के इदारे उस मुल्क के बैठे हुए सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर के फ़ोन टैप करें। और आज ये बात करें टेलीफोन एक्सचेंज खुला हुआ है, तो भाई आप बताएं तो सही, खुला हुआ किसने? उसका ऑपरेटर कौन है? उसका वहाँ से कॉलें कौन मिलाता है? और कॉलें किसको की जाती हैं, बताएं तो सही। पीसीओ तो नहीं है सर, वो सिक्का डालें और मिला लें। तो ये बताएं ना, पीसीओ चला कौन रहा है और सिक्के कौन डाल रहा है और कितने सिक्के दरकार होते हैं, ये बताएं ना। खुल के क्यों नहीं बताते? थोड़ी जुर्रत करें, थोड़ा ब्रेव होके बात करें, ऐसे इशारे में बात ना करें, इस तरह बात नहीं चलेगी। और मैं बड़ा मुझे हैरान हुआ
कि अफनानुल्लाह साहब बात कर रहे थे कि जी इनके वोट ऐसे हैं, ये ऐसे आए वैसा है। अगर वाकई तौर पे कोई इस तरह की फोर्स होती हमारे पीछे तो फिर हमें तो ऐसा क्लीन स्लेट होना चाहिए था, दो तिहाई अक्सरियत के साथ हमें आ जाना चाहिए था। ये हमें इस तरह तो सीटों में जो हमें वोट में हमेशा थोड़ी कमी बेशी का सामना होता है, हमें इस तरह तो नहीं आता। मतलब जो लाया जाता है, हमें इस तरह की कोशिशें करने के तौर पे हमें इस तरह के इकदाम करने का शौक होता, तो फिर ये जो बात कर रहे थे कि सारे बल्दियाती इलेक्शन में ये हो गया, इस तरह बाई इलेक्शन में ये हो गया, तो जो प्रॉपर सिस्टम से आते हैं, जो पूरा इस तरह की साजिशें करते हैं, सब कुछ प्लानिंग करते हैं, वो तो फिर पूरा टेक ओवर करते हैं। ये तो हमारे ऊपर क्रेडिट ये खुद दे रहे हैं कि हमारी हुकूमत में, हमारे मातहत इदारे, हमारी हुकूमत में जितने इलेक्शन हो रहे हैं वो साफ शफाफ हो रहे हैं। और जो इनके लगाए गए इलेक्शन कमीशन था, उन्होंने गड़बड़ी की। ये आरटीएस की बात करते हैं, आरटीएस लगाया कौन था? वो कानून जो पास हुआ इलेक्शन एक्ट 2017, उस वक्त कौन था? असेंबली में किसकी सीटें थी? कौन अपोजिशन लीडर था? कौन वजीर आजम था? ये तो आप लोग थे। आप लोगों ने आरटीएस का सिस्टम लेके आए। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान आपके लगाए हुए थे। आपके लगाए हुए इलेक्शन कमीशन के नीचे जेरे इंतजाम जो इलेक्शन होता है वो जाली होता है। और जो पीटीआई के इलेक्शन कमीशन जो अभी चल रहा है, उसके नीचे जो इलेक्शन हो रहे हैं वो साफ शफाफ हो रहे हैं कि इनकी पार्टी जीत रही है। साफ शफाफ हो रहे हैं। हैरान हूं, ये बयानिया जो है ये बहुत ही बोगस बयानिया है। ये बहुत ही बोगस बयानिया है। इनका बयानिया चल नहीं पा रहा, ये खुद कंफ्यूज है, इंतहाई कंफ्यूज। इस तरह की साजिशें करती है, लोगों को फोन करती है, इलेक्शन में रेगिंग करती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो हार रही है इस सब के बावजूद। तो मैं तो हैरान हूं कि इनका बयानिया है क्या। मैं समझता हूं कि वो बयानिया है कि ये शिकस्त पाए जाने वाला बयानिया है कि ये सर पकड़ के तो नहीं बैठे, सर फोड़ के बैठे हुए अब ये लोग, फोड़ के बैठे हुए अब ये लोग। ठीक है, सर पकड़ के नहीं बैठे, सर छोड़ के बैठे हैं जी। हर बार जो है बार बात करते हैं, ठीक है, मैं छोड़ के नहीं फोड़ के बैठे हुए लोग। ठीक है सर, फोड़ के बैठे हुए जी। सेनेटर साहब मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि ये प्लॉजिबल बात है कि अगर ये जरा सी रेगिंग क्यों करते, फिर पूरा टेक ओवर करते, आपको फिर क्यों आने देते आगे कैंटोनमेंट इलेक्शन में या बल्दियाती इंतखाबात में, केपी में जो पहला हुआ है मरहला। तो इन तमाम तर चीज़ों का जवाब, और दूसरा ये कि थोड़ी हिम्मत करें, ये इशारों कनाइयों में आप लोग क्यों बातें करते हैं? वो तो खैर मंतोखेल साहब के लिए भी होगा, लेकिन आप इसका अगर जवाब देना चाहें सर। देखिए बात ये है कि पूरा टेक ओवर भी वो कर सकते हैं, मार्शल लॉ पहले लगते रहे मुशर्रफ, लेकिन फिर पूरा टेक ओवर का मतलब ये कि फिर आपको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। अगर आपने इलेक्शन के अंदर रिगिंग करनी है तो ज़ाहिर है हमारे लोग भी अपनी जान तो पूरी लगाएंगे ना कि रिगिंग रोकें। और ज़ाहिर इलेक्शन इतना बड़ा होता है, उसमें इन्होंने 3 लाख से ज़्यादा लोग मोबिलाइज़ किए थे। मैं खुद कराची से इलेक्शन लड़ा था, मुझे पता है पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे हुए थे, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला था, फॉर्म 45 किसने? यही तो हम पूछ रहे हैं कि किसने? आप लोग नाम क्यों नहीं लेते? किसने किया था? खान साहब खुद मौजूद थे। कैमरों के ऊपर कैमरों के ऊपर इन्होंने पर्दे डाल दिए थे। तो ये बातें करना, क्या कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो, और अंपायर की उंगली की बात किसने की थी? चले, अंपायर की उंगली की बात कौन करता था? अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है। फिर वो भी छोड़ दें, जावेद हाशमी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि किस तरह गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो साजिशें कर रही हैं, कैसे एक जज आएगा वो हमारी हुकूमत ख़त्म करेगा, फिर वो इलेक्शन रिग करेगा। ये जावेद हाशमी की थी। फिर उनको भी छोड़ दें। अहमद जवाद साहब जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे अभी चंद हफ्ते पहले तक, उन्होंने जो बातें रिवील की हैं उसका जवाब दें कि कैसे इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के साजिशें किए, धरने दिए PMLN की हुकूमत के ख़िलाफ़। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कह रहा है। आप कह रहे हैं कि हम बताते नहीं हैं आपको। सारा पाकिस्तान को पता है कि क्या हुआ है, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। चलें तो जी। ये, और फिर ये किसने कहा कि तब्दीली का साल है? मुझे बताएं ये बात किसने की थी? तब्दीली का साल है, ये बताएं ना। तो ये कह देना बड़ा आसान है। ये हम तो देखें, हमने तो स्ट्रगल किया है ये जो गैर जमहूरी सेटअप है इसके खिलाफ हमने स्ट्रगल किया है, हमने इसको रोका है। जहाँ जहाँ हमने बंद बांधे हैं, हमने कुर्बानियां दी। तो रुक गया है सर, ये बता दें सर, आपने रोका है तो रुक गया है, रुक गया ये सिलसिला? भाई साहब नहीं, ये रुकता नहीं है। देखिए ये जद्दोजहद है, देखिए सना ये जद्दोजहद है। ये नहीं होता। मुशर्रफ जो है एक दिन में नहीं गया था। मुशर्रफ जो है वो 12 अक्टूबर 1999 को आया था, 2008 में निकाल के बाहर किया था उसको।
उससे पहले चले मुझे सर ये अगर- बता दें कि आपकी तो बुरी, एक चले दिन इनकी तक तो बुरी परफॉर्मेंस के जरिए आप उनके खिलाफ अदम एतमाद लाना चाहते हैं। एक बड़ी चार्जशीट है इनके खिलाफ कि ठीक है जी महंगाई हो गई है, बेरोजगारी है, आटा महंगा है, चीनी नापैद है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, पेट्रोल मुसलसल बढ़ रहा है, बिजली के निर्ख बढ़ रहे हैं, गैस बंद है, ये तमाम तर चीज़ें आपकी पूरी चार्जशीट बाय वर्ड टू वर्ड मैं इसको मान लेती हूँ। मुझे बताएं आपकी हुकूमत को आप कबल अज वक्त घर क्यों भेजा गया था? आप लोगों ने ऐसा क्या किया था? देखें हमने पहली दफा, दूसरी दफा मोहम्मद नवाज शरीफ हमने वो देखें हम वो वही वाली बात है, क्या कहते हैं मुझे आपको कि हम जो है वो डिक्टेशन नहीं लेते थे। हम जो है वो किसी सुपर प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो लोग जब उनकी बातें नहीं मानी जाती, उनको एक्सटेंशनें नहीं मिलती, उनकी बातें पूरी नहीं होती, तो फिर वो आपके खिलाफ साजिश करते हैं। और वो साजिश मैं क्या कह रहा हूँ वो तो अब इनके अपने लोग बताते हैं। आप देखें जाके वो जो वीलॉग है अहमद जवाद वाला, सारी बात उसने इसमें की भी। सर अब मैं अहमद जवाद साहब का वीलॉग जरूर देख लूंगी, लेकिन सर ये बड़ी ज्यादती है। आप लोग इस तरह इदारों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है DGISPR साहब की स्टेटमेंट सामने है, वो कह रहे हैं हम कैसे इन्वॉल्व कर लेते हैं, आप मुझे बताएं ना। मुझे बताएं, मेरे इलेक्शन में पोलिंग स्टेशनों में कब्जा हुआ है, मैंने कहा था कब्जा करने के लिए, हमारे पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया, हमने इन्वॉल्व किया किसी को? ठीक है, हम तो पहले दिन से ये कहते हैं कि हर कोई अपना अपना काम करे। आज शेख रशीद ने, आप जो बात कर रही हैं, आज शेख रशीद ने ये बयान दिया है, इसके खिलाफ बयान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि इसने कैसे किसी को, इसके खिलाफ तो कोई कुछ नहीं बोलता, इसको भी तो इसका मुंह बंद कराए ना शेख रशीद का। जी अरसलान साहब ये जरा जल्दी से क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। शेख रशीद साहब किसके हाथ की बात कर रहे हैं पहले? फिर आपने तो उनको कह दिया हिम्मत दिखाएं और थोड़ा सा ब्रेव बने, तो आप शेख रशीद साहब कौन सी टीम पर हैं, जरा ये भी बता दें। शेख साहब को आप लाइन पे लें, वो खुद वाजे करेंगे अपना बयान। मैं तो उनका बयान की बात नहीं कर रहा। लेकिन ये जो भाई बात कर रहे हैं कि बाकी बड़ा सुपर प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है कि किसने डील की, कौन सऊदी अरब गया, सऊदी अरब जाके किसने मुआहिदा साइन किया, और ये कह रहे हैं मुशर्रफ को उठा के फेंका। मैं तो याद करना चाह रहा हूँ कौन सा नॉवेल है ये, क्योंकि हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। हकीकत में तो उसको तोपों की सलामी दे के बाहर फेंका गया, उठा के तो किसी ने नहीं फेंका मुशर्रफ को, वो तो तोपों की सलामी लेके गया। और आपको उसमें क्या रोल था? वो तो उस वक्त वहाँ की सेक्रेटरी थी, उनका किरदार था, वो एनआरओ था पूरा, उसके अंदर पूरा मास था। और सर आपको ही सारा पता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और बाकी में आपको ही पता है, जो आप बता दें आज कौम को कि नवाज शरीफ को भेजा क्यों? अगर इमरान खान तारीख को बता दें, क्या तारीख में क्या हुआ था, मुशर्रफ कैसे क्या था? देखें मुशर्रफ तो गया था तोपों की सलामी के साथ। की जो तहरीक थी वो किसने चलाई थी? और वो आपकी तोपों की सलामी, अदलिया की तहरीक किसने चलाई थी? तहरीक ही नहीं थी, वो तो वकला की तहरीक। देखें आपसे तो सवाल नहीं है, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? सवाल किया, मैंने बीच में आपकी बात पे बोला नहीं सर, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। सना बुच्चा साहिबा आपके सवाल का जवाब एंकर जो है ये साहब हैं। जी आप करें जी सर आप अपनी बात कंप्लीट करें तो मैं कादर साहब एंकर, अगर ये एंकर हैं तो बता दें, क्योंकि मैंने नहीं सर आप बात करें, उन्होंने अपनी बात कर दी, आपने उनका जवाब दे दिया, आगे आप बात पे आ जाते हैं। ये अगर ज्यादा जल्दी बहस तो मैं बीच में इन्वॉल्व हो जाती हूँ। देखिए बात ये है, बात ये है कि ये इतनी नाअहल अपोजिशन है कि इनके अपने मेंबरान पूरे नहीं हो रहे, और ये अपने मेंबरान पूरे करने में लग जाएं तो बेहतर होगा, और हमें छोड़ दें, अपनी कारकर्दगी को देखें। अपने आप के लोग आ नहीं पा रहे हैं। और आप बात करें अहमद जवाद साहब में अगर इतनी पूरी कुछ होती तो वो जिस वक्त ओहदे पे बेरुजमान थे उस वक्त बात करते। अहमद जवाद साहब को हमने फारिग किया अभी ओहदे से, उन्होंने कुछ किया नहीं, कारकुनान को सामने खड़ा किया, कारकुनान उनको जानते नहीं तो हमने फारिग किया, उनका नस्ला निकलेगा और उनकी कोई सियासी वर्त नहीं है, यूसी लड़ नहीं सकते वो, तो वो एक इररेलेवेंट सा आदमी है। तो उनकी बात का जवाब देना तो मैं समझता नहीं, हमारी पार्टी को कारकुन जवाब दे दे बेहतर होगा, क्योंकि वो उसी लेवल के। ठीक है, ओके कादर साहब मैं आपके पास आती हूँ, ये फरमा दीजिए। नवाज शरीफ साहब को तो हम काली कोठरी से बाहर नहीं निकलने देते। कादर साहब आप लोगों की हुकूमत है तो अपना टाइम पूरा किया था, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया था, और ये आपको भी याद होगा मेमो गेट का एक स्यापा हुआ था, उसके बाद कोर्ट में पेशियाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस, आर्टिकल्स, तमाम तर चीज़ें। सर ये इस वक्त इनकी हुकूमत को तो चलें नाअहली की बुनियाद पर भेजा गया, आपके क्या मसाइल थे? हमारे मसाइल सिर्फ इतने थे जो आज भी है कि मीडिया ने हमसे कभी दोस्ती नहीं किया, हमेशा मीडिया हमारे खिलाफ रहे, आज भी है, उस वक्त भी था। आपको याद हो कि एक साहब जो है ना वो गजब की कहानी, गजब की पता नहीं सुबह हुकूमत गिर जाएगी शाम गिर जाएगी, उल्टी गिनती, पता नहीं वो कौन आदमी है, किसका है, ठीक है।
और फिर मैं पीटीआई के दोस्त को याद दिलाना चाह रहा हूँ, अहमद जवाद साहब मेरे साथ बैठे हुए थे पहली मरतबा पब्लिक न्यूज़ पे। उन्होंने कहा 1 अरब रुपए सिर्फ हमने मीडिया के लिए रखे, और मैं इंचार्ज था असद उमर को उसके बाद मैंने बनाया, वो एक इल्ज़ाम है इसका। दूसरा उन्होंने ये कहा कि तर्जमानों का जो मीटिंग थे, चलो आज उसको नहीं मानते, उसकी पुरानी यादें तो ताज़ा करा दे। उन्होंने कहा तर्जमानों की मीटिंग होते थे तो उसमें एक ही बात होती थी कि अपोजिशन को किस तरह इसकी परखचे उड़ाना है, तो परखचे उड़ाने की कोशिश तो की है। मेरा सदर आसिफ अली जरदारी आज भी अदालतों का व्हील चेयर पे चक्कर लगाते हैं। मेरी अदी फरियाल कानून नहीं है, रात 12 बजे जेल के सलाखों में धकेल दिया है। मेरा साबिक अपोजिशन लीडर खुशी शाह साहब बेटे समेत 2 साल जेल रहा है। मेरा सिंध असम्बली का स्पीकर आगाज सुराज दरनी आज भी कस्टडी में है। तो अब ये सारे अरबे तो इस्तेमाल कर लिए उन्होंने, अब अरबे तो इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद फिर उन्होंने एक बात कही है बिलावल साहब के बारे में, शाह महमूद का, यकीनन जो मुल्क दुश्मन लोगों से राब्ते में उसका टेलीफोन टेप कौन करता है, ये हमारे अदारे करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मैं तो कुल कहता हूं अदारे सियासतदानों की नहीं कर सकते हैं, मगर जो इस तरह लोग हो जो पूरा दुनिया में या पाकिस्तान में लॉबिंग करो कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना चाहिए, वो आपकी सफ़ों में था, मेरे नहीं था। फिर आपने कहा मुशर्रफ को निकालने वाला वो आसिफ अली जरदारी था। मेरा भाई जरा याद करे, आप शायद छोटे थे आपको याद नहीं है, ये आसिफ अली जरदारी था जिसने जमहूरी तरीके से उसको मजबूर किया इस्तीफा देने में, क्योंकि उनके खिलाफ अदम एतमाद आ रही थी, ये सारी चीज़ जो आ रही थी, या उसके खिलाफ जो क्या कहते हैं उसको। सवाल ये है, मैं ये कर रहा हूँ कि इस हुकूमत ने, चलो मेरी सारी बातें अब गलत बन गए, आप अभी माइक लेके सना भी आप माइक लेके हम तीनों को इन्वाइट करें किसी भी शहर में, किसी भी गांव में आप ले चले, आपको बताएंगे लोग इनकी कारकर्दगी। और फिर क्या बताएंगे, अभी पुख्तनख्वा के इलेक्शन में जो उनका मजबूत गढ़ था वहां उन्होंने बता दिया। खुद पेशावर शहर जब 12 एमपी में से 11 एमपी इनके, पीपल्स पार्टी ने 45,000 वोट लिए है। सर आपको पता है कराची वाले सीट में पीटीआई जब पहले नंबर पे थी, फैसल वाडा साहब आज 6ठे नंबर पे चली गई, पीपल्स पार्टी ने यह सीट 33 साल बाद जीती है। हम तो ग्रो कर रहे हैं, इस वजह से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने सीपैक प्रोजेक्ट लाया, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी है, बीबी शहीद ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, और आसिफ अली जरदारी ने एनएफसी अवार्ड दिए। आसिफ अली जरदारी ने हमें एक नाम दिए पुख्तनख्वा के नाम पे। सवाल ही आपने क्या किया है, आपने तो उस नाम का बेड़ा गर्क कर दिए। आपने रियासत मदीना का नाम लेके आपने खुद क्या क्या किया है, ये सारी चीजें मैं गिनवाऊंगा, फिर आपको किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सवाल ये उसको भी छोड़िए, आप जो नाम ले जिस तरह से करे, लेकिन खुदा का खौफ गालो। आपका वजीर क्या कहता था कि मैं इतने इसकी मुंह पे मारोगे, आपने पूरा आईएमएफ के मुंह पे स्टेट बैंक मार लिया है। आपको जो कानून साजी है, मैं कल भी आज भी हम बैठे हुए थे, आपके कानून में क्या लिखा हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए स्टेट बैंक के गवर्नर की सैलरी वजीर आजम को जवाब दे नहीं है। आपने पाकिस्तान में कोई ऐसा वजीर आजम देखा है या हुकूमत देखी कि खुद ही अपनी पाकिस्तान, एक तरफ आपने मोदी को हवाले कर दिया मकबूजा कश्मीर, यहां स्टेट बैंक आपने, अब आगे क्या इरादा है, सिंध और बलूचिस्तान के बारे या पंजाब के बारे में क्या इरादा है, किसको देना चाह रहा है। सवाल ये है, इन सारी चीजों से बालातर होके इनकी अपनी काबीना में परवेज खटक ले लो या आमिर लियाकत ले लो, ये जवाद, ये जिसकी बात करें अहमद जवाद, इसको भी जावेद हाशमी सीनियर तरीन आदमी, उसने क्या कहा, यही कहा जो दुनिया ने देखा है। सवाल ये है कि मैं अगर कुछ कहूं तो बोलेगे अपोजिशन का, आपके अपने सब। आज की तारीख में, आज ही फ्राइडे कौमी असम्बली के सेशन में आपका नूर आलम खान एमएनए ने क्या कहा कि भाई इनके नाम एसीएल में डाल दो, अगले 3 लिस्ट में पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये आपको आईना है पाकिस्तानी अवाम का, तो आपको दिखा दिए पुख्तनख्वा के इलेक्शन में, अब 23 तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपके अपने एमएनए, आपके मिनिस्टर खड़े हो रहे हैं आपके खिलाफ बात करने के लिए, आपको पूरे मीडिया ने दिखा दिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 3.5 साल में आप पाकिस्तान में एक भी प्रोजेक्ट बताओ जो आपने मुकम्मल, गागी की बातें मुझे नहीं सुननी है, वो होगा ये होगा। आपकी जो हेल्थ कार्ड की परखचे उड़ा दिए मीडिया ने, क्या है आपका हेल्थ कार्ड, सिंध में क्या किया। अब आप सवाल करेंगे, सिंध में दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल NICVD दिल का अस्पताल 10 जिलों में मौजूद है, और हर जिले के चौराहे में स्टैंड बाई गाड़ियां मौजूद है। बेनजीर ट्रामा सेंटर 15 मंजिला जो है हॉस्पिटल है, दुनिया का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं। और फिर गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट का जो हॉस्पिटल है, जहां 50 लाख से लेकर 75 लाख पहले इलाज होता था अल शफा पिंडी में, वहां पे फ्री हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। न सिर्फ चारों सूबों से आ रहा है, आजाद कश्मीर गिलगित से आ रहा है, अफगानिस्तान से भी लोग आ रहे हैं फ्री इलाज कराने के लिए। तो आप मुझे एक बात बता दें
कि पीपल्स पार्टी ने तो ये आपको करके दिखाया है, पीपल्स पार्टी ने महंगाई आपको काबू करके दिखाया है, पीपल्स पार्टी ने रोजगार दिए है, पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन में 150% इजाफा जबरदस्त हो गया। आपने 1 करोड़ नौकरी देने थी, 2 करोड़ ज्यादा आपने बेरोजगार कर दिए। ठीक है सर, ओके मंदोखेल साहब, आपका बहुत ही आपने डिटेल जवाब दिया। जी अरसलान साहब, नाउ गिव द फ्लोर टू यू, आप जरा इसका जवाब दे दें। आपने क्या गी नहीं करें, आप हमें बताएं कि अब तक क्या किया है, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या आप लोगों की अचीवमेंट्स हैं आपके 3.5 साल में। मैं तो मंदोखेल साहब की जो उन्होंने एक ऐसा नॉवेल सामने रखा है, मैं तो उसमें गुम हो गया हूँ। एलिस इन द वंडरलैंड मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ सब कुछ जो है वो सब कुछ अच्छा हो गया है। और गंबर्ड और बेनजीर ट्रॉमा सेंटर, इतनी सारी चीजें जबरदस्त हो चुकी हैं, लेकिन जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा को इलाज कराने फिर भी मुझसे बाहर जाना पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कंट्रडिक्शन है क्यों, कि दुनिया की सबसे बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पर है, यहीं पे हो रहा है फैसिलिटी है, लेकिन जाना इनको लंदन जाना पड़ रहा है, जर्मनी जाना पड़ रहा है, जर्मनी जाना पड़ रहा है, न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। से काम न लो, मतलब यहीं पे कुछ करा इलाज हो रहा है। इनको लगता है कि इनको लगता है कि शायद इनको लगता है इनको लगता है कि शायद इलाज जो है वहाँ इनको सही इलाज कौन करा रहा है? पीपल्स पार्टी तो इधर ही बैठी है, जरदारी साहब भी इधर हैं, आदि फरियाद भी इधर है, कौन क्या इलाज कर रहा है? कोई नहीं इलाज बाहर करने जा रहा है। जरदारी साहब जर्मनी जाके अभी आप भूल गए हैं तारीख में, अभी जर्मनी जाके वो इलाज कराना चाहते थे, लंदन जाके कराना, न्यूयॉर्क जाना चाहते थे, इसी से नाम निकलवाना चाहते थे। जल्दी बेहतर कर रहे हैं भाई, देखिए ना दोनों मिल गए, आप दोनों का इलाज हम करेंगे, सब्र करें, सबर करें, आप दोनों का इलाज करेंगे, सबर आपका इलाज आपका अच्छा, इलाज एक मिनट, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक सर, आपका इलाज होगा। अच्छा सेनेटर साहब, आप मुझसे बात करें, आप दोनों का इलाज होगा। अरसलान साहब आप मुझसे मुखातिब हैं, आप इनके इनसे ना बात करें। अरसलान साहब करेंगे ऐसा, आपको लग पता जाएगा। मुझसे मुखातिब हैं, आप इनकी नहीं, ये बीच में टोकेंगे। जी जी, मैं इनको रोक रही हूँ ना, आप भी रुक जाए, इनको भी रोक रही हूँ, आप भी रुक जाए जी। बातें ना करें, कोई अच्छा सेनेटर साहब प्लीज उनको बात कंप्लीट करने दें। मैं अपनी बात करूंगा, आप कोई नहीं मुझे बताने वाले मुझे कैसी बात करनी है, आप चुप करके बैठे, मेरी बारी है। अच्छा सेनेटर साहब एक मिनट, आप अपनी बारी में अच्छा आपको पता ही नहीं है कि क्या आपको ना हिस्ट्री का पता है ना कुछ और पता है। आप छोड़े ना, आपको सब पता, आपको सारा पता है। आपके थैला लेके घूमते थे, अच्छा, जाते थे, गुलाब जामुन लेके जाते थे, मैं ऑडियो बंद करूंगी, 4000 वोट नहीं दिए आपको, कराची में जवाब दूंगा आपको, वसीला अच्छा बस करते हैं अरसलान साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप अचीवमेंट्स यार आपको भी कोई नहीं जानता भाईजान, आप सो रहे थे जब आपका इलेक्शन हुआ, आप सो रहे थे, आपको आगे बताया गया भाई, आपको पता नहीं जानता कौन है, जाग रहे थे, भाषण दे रहे थे, आपको ज्यादा पता है, सोते हुए उठा के इलेक्शन जितवा दिया, पता ही नहीं है कौन सी चीज भाइयों सोते हुए को उठा के कह रहे हैं मैं बड़ा इलेक्शन जीता हूं, जानता कोई है नहीं। चार बंदे नहीं जानते, पीटीआई के 4 बंदे नहीं जानते लोगों को, पीटीआई के 4 बंदे नहीं जानते, आप पता नहीं किस तरह के पीटीआई। चलें जी, वी हैव ट्राइड टू अवर्ट अ क्राइसिस दैट वाज ब्लूमिंग। और यहाँ पे हमारे साथ अरसलान ताज घुमन साहब हैं, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हैं, दोनों इमोशनल हो गए थे। अब हम कोशिश करेंगे कोई इमोशनल ना हो, कोई क्रॉस टॉक ना हो। कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान साहब, आप हमें पीटीआई की अचीवमेंट्स गिनवा रहे थे, अब ज़रा उस पर आ जाते हैं जी। जी देखें, सबसे पहले तो ये कि पीपल्स पार्टी की कोई बात हो रही थी, सिंध के हवाले से बात हो रही थी, तो मेरा एक सादा सा सवाल है कि अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो क़यादत को यही रह के सारी चीज़ अवेल करनी चाहिए। दूसरी बात, कराची शहर को अगर आप उठा के देख लें, जो कि 13 साल से पीपल्स पार्टी के हुकूमत के मातहत चल रहा है, यहाँ पे अगर आप उठा के किसी एक शख्स से भी पूछ लें ना, तो वो आपको बता देगा कि सिंध हुकूमत क्या कर रही है। यहाँ तक कराची को छोड़ें, जो हल्का जहाँ से भुट्टो साहब इलेक्शन लड़े, जहाँ से बेनज़ीर साहिबा इलेक्शन लड़ी, फरियाल तालपुर साहिबा इलेक्शन लड़ी, लाड़काना, वहाँ पे क्या हाल है, वहाँ पे बच्चे एड्स से मर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वहाँ पे मैगज़ीन में इसके ऊपर प्रॉपर एक फीचर लिखा। तो ये सिंध के हवाले से तो प्रॉपर सबको पता है। मेरा एक सवाल है मंदुखेल साहब से और दीगर जितने भी लोग हैं जो सवाल करते हैं कि जी मैनिपुलेशन की गई है, सियासत में मैनिपुलेशन हो रही है। मेरा सवाल सादा सा है, जो मैंने पहले भी किया, कि अगर पीटीआई मैनिपुलेशन करने पे यकीन रखती है तो उसके लिए बहुत आसान है। केपीके में इलेक्शन हो रहा था,
आराम से रिगिंग करती जैसे पहले पार्टियां करती रहती थी। सर मैंने आपकी अचीवमेंट्स पूछी थी, आपने तो मुझे सिंध की मसाइल बता दिए, वो उस पर भी आ जाएंगे, लेकिन अपनी अचीवमेंट्स तो बता दें जरा। नहीं जवाब जी देगा। जी जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं जवाब दूंगा भाईजान, आप खामोशी से करके बैठे। अच्छा भाई, जवाब मिलेगा उनको हर चीज का जवाब नहीं देना दोबारा जरूरी। बोलेंगे तो आपको जी मिलेगा। अरसलान साहब, जी। जी यार ये देखिए, ये पीटीआई क्या का इनसे आप सबसे बातें बड़ा करा रहे हैं आप जो लोग? एक चीज हम यार, आप जो है ना सही वाला जवाब चाह रहे हैं ऑन एयर, जो मैं देना नहीं चाह रहा आपको। अरसलान साहब कैन यू सही प्लीज वाला टेक टू द जवाब क्वेश्चन। आप कुछ भी बता सेनेटर बेटे। साहब, सेनेटर साहब, एक अपनी अरसलान बात साहब आप करिए, बता जैसे देना, उनको आप जवाब दे, मैं आगे अपनी- बढ़ूं। अपने आप जवाब तरीके दे, से मैं आगे बढ़ूं। आप जवाब आपने दे। जवाब नहीं दे रहे, इधर उधर की देखिए, कहानियां सुनाए जा PTI रही अच्छा हैं। एक मिनट ना, देखिए- सेनेटर साहब जवाब देने का मौका तो देना, मैं हूं बैठी हुई, प्लीज। हाँ जी 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 सर। पीटीआई का सबसे बड़ा कारनामा जो है ना वो ये है कि पीटीआई ने ये नहीं देखा कि मंसूबा किसका है और किसने किस दौर में पता नहीं 50 साल पहले क्या काम किया, किसने वो सिर्फ जो है वो जाके तख्तियाँ लगा दी। पीटीआई ने अवाम के लिए जो भी मंसूबे पहले नामुकम्मल थे किसी भी बुनियाद पे, कराची का बड़ा मंसूबा आप उठा के देखें, K4 का मंसूबा जो है पिछले 15 साल से तातुल का शिकार था, उस पर 11 अरब रुपए खर्च हुए और वो स्लैब हो गया। सिंध हुकूमत ने उसको स्लैब कर दिया। पीटीआई की हुकूमत ने उसको वापडा के अनबायस्ड तरीके से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। ठीक है सर, पहली अचीवमेंट अब नेक्स्ट प्रॉपर। और ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि जो कह रहे हैं कि बड़ी, मैं हैरान हूँ, मेरे भाई कह रहे हैं कि कोई बड़ा मसला है, लोग सवाल उठा रहे हैं, सेहत कार्ड। देखिए, इस मुल्क में अगर एक छोटी फैमिली है 4 अफराद की, अगर किसी एक को भी कोई मर्ज लाक हो जाता है ना, तो वो पूरा अपनी जितनी जायदाद होती है उसको बेचनी पड़ जाती है, कर्जे के ठीक है, हेल्थ कार्ड सेकंड, ग्रेट। अच्छा थर्ड सिस्टम होता है घर का, वो खराब हो जाता है। थर्ड, इसके अलावा हमने देखिए, इसके अलावा एक हमने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का गवर्नेंस के जो है मॉडल में हमने उसको तारुफ कराया है कि हमारे यहाँ जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको जो है उनके टारगेट्स दिए जाते हैं, उनको टारगेट्स को जो है फॉलो किया जाता है और वो जो है तमाम तर मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा टूल जो है जो हमारी हुकूमत, मैं समझता हूँ उन्होंने उसको सही तरीके से प्रोपोगेट नहीं किया, वो ये है कि सिटीज़न पोर्टल, एक आम आदमी घर में बैठा हुआ एक किसी की भी कंप्लेन कर सकता है, उसको फॉलोअप कर सकता है। मैं जानता हूँ ट्विटर पे एक शख्स हैं, शहरी हैं, जिन्होंने तकरीबन 900 कंप्लेंट्स की और उस 900 कंप्लेंट्स के तहत 80 करोड़ रुपए एफबीआर ने कलेक्ट किए, प्लेंटी की सूरत में, फाइन की सूरत में। एक ऐसी चीज़ है कि आपने आवाम को जोड़ा है अपने साथ, ये नहीं कि आपने पर्दे डाले हैं। अकाउंटेबिलिटी हमारा नारा था। नेक्स्ट, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया, ईवीएम मुतारिफ करवाया, ये भी आपके, मैं आई एम ट्राई टू हेल्प यू आगे। इस तरह यू डोंट हैव टू हेल्प मी, लेकिन इसके ऊपर आप तो पूरा प्रॉपर प्रोग्राम कर सकती हैं। इसके ऊपर तो अपने पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा कि जी पीटीआई की क्या चीजें हमने सारी इसके ऊपर चीजें शाये भी की हैं। यार आप अगर मेरा टाइम भी इनको दे दे, मगर प्रोग्राम दिखा सुना दे। अच्छा मेरा टाइम भी इनको दे दे। अच्छा कादिर साहब, आप लोगों की हंसी तो नहीं रोक सकती। अच्छा कादिर साहब, आप क्यों हंस रहे हैं, जरा फरमाइए क्यों हंस रहे हैं आप? मेरा टाइम भी सरदार साहब को दे दे, लेकिन खुदा का वास्ता प्रोग्राम सुना दे, गागी ना सुना दे, जो अचीवमेंट है वो सुना दे। मेरा टाइम भी इनको दे दे, मैं खामोश बैठ। सर वो उन्होंने दे तो दिया आपको जवाब, उन्होंने दिया तो है आपको जवाब। हमारे पास अचीवमेंट जो है ना वो बताने की भी, दिखाने की भी है लोगों के। हमारे पास नॉवेल्स नहीं है, हमारे पास वो ख्याली चीजें नहीं है, हमारे पास टैक्सी स्कीम नहीं है जो हमने लैपटॉप के जरिए जो है वो पैसे कमाने हैं, किकबैक लेके रखने हैं। हमारे पास वो वाली स्कीमें नहीं है। एहसास प्रोग्राम है हमारे पास, जिसमें आपके 8 लाख लोग जो हैं, जो आपकी पार्टी ने दर्ज किए हुए थे, हमने आके उसको निकाला। जो आप जो अपने लोगों को जो इसका दर्ज करते थे, हमने आके उसके अंदर निकाला। इस वक्त भी सिंध को जो है अपने शेयर से ज्यादा सबसे ज्यादा लोगों को पैसे दिए गए, 60 अरब रुपए जो है एहसास प्रोग्राम के जरिए दिए गए। ठीक है, ओके नाउ लेट मी मूव ऑन टू कादिर साहब। अच्छा बोल रहे हैं जी कादिर साहब। अच्छा, पहले तो ये है, मेरे तो कान तरस गए। जो भी पीटीआई के दोस्त मेरे साथ बैठते हैं, मैं कहता हूँ गा गी के बाद काम बताओ। अब काम उसने क्या बताया? K4 मंसूबे तातल को शिकार था। K4 मंसूबा हमारा पिछले से पिछले गवर्नमेंट का, पिछले नवाज शरीफ साहब के दौर से पहले का ये मंसूबा था। सूबाई हुकूमत ने पैसे देने थे और वफाकी ने। हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछली हुकूमत में अपने हिस्से का पैसे दे चुके थे, इस मरतबा हम दे चुके। अब ये झूठ है, एक नंबर का झूठ है। मैं चैलेंज करता हूं बंदुगेल साहब, आप मुझे बता दें
K4 के लिए 11 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने दिए, 1 अरब रुपए जो है हुकूमत ने दिए, सूबाई हुकूमत ने, और वो स्लैब क्यों है? पैसे जाए क्यों है? पैसे दे चुका है। अभी खामोशी सुन ले, पैसे क्यों जाए हुए K4 के? सुन ले। अच्छा, दूसरी उन्होंने बताया कि हमने मिनिस्ट्री का टारगेट दिया है। क्या मिनिस्ट्री का टारगेट कल परवेज खटक ने नहीं कहा कि अहमद अजहर जो ना वो इसको पता ही नहीं किसी वो तो टारगेट है। आप लोग जितनी आप लोगों की खामख्याली होती है, आप लोगों ने हर 30 मिनट के बाद जो हुकूमत गिराना है, हुकूमत गिर गई, होने का शौक हो रहा है। नो क्रॉस टॉक, एक मिनट आपके, सुन ले भाई, अब उनकी बारी है। सुन ले भाई, आपको शौक है जरूर बोले, मैं अपने टाइम पे बोले जी। अच्छा, उसके बाद आपने बोला कि हमने असास प्रोग्राम किया। आप भी भाई वो आपने जालसाजी से नाम चेंज किया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। सुन ले भाई, एक्ट है, आपने जालसाजी से उसका नाम 8 लाख लोग कौन थे जो ले रहे थे फजूल में पैसे? और मैं आपको ये भी 8 लाख लोग आपके कौन थे? लोगों आपकी पिछले महीने बाद उसने पूरी दुनिया से खैरात ज़कात लिया IMF के नाम पे। वो पैसे उन्होंने वो से 3 किस्तें पुराने ड्यू थे, 1 किस्त और डाल के आवाम को दी, उसके बाद कोई किस्त नहीं दी आज तक। नंबर 2, अब ये कंप्लेंट की बात करें। कंप्लेंट की बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बेनोई का प्लॉट वहां गुजार करा दिया लाहौर में, ये कंप्लेंट सेल है। और फिर कंप्लेंट सेल ये है, और अभी पिछले हफ्ते जो मरी में वाकया हुआ, मेरे साथ वो मरी का विक्टिम मौजूद था एक चैनल पे। उन्होंने कहा मैंने रात को 10:15 बजे प्राइम मिनिस्टर को व्हाट्सएप किए, शेख रशीद को किए, फवाद चौधरी को, CCPO को किया, किसी का जवाब नहीं आया। और फिर अगले दिन जाके सारी रात सोते रहे, अगले दिन आगे जब तक 23 लोग अपनी जान से गए। ये है कंप्लेंट सेल इनका। और फिर उसके अलावा मैं बताऊं, इसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं। 3.5 साल में आपने नया पाकिस्तान बना था, और आपने नवाज शरीफ का ग्रीन लाइन में कराची पे तख्ती लगाया, 90% काम मुकम्मल हो चुका था। 10% के लिए आपने 3.5 साल लगा दिए। जो 10% जो आपका था ना, वो आपने करना था, बसें आपने लानी थी, आपने हाथ उठा दिए, हमसे नहीं हो सकता। ऑरेंज लाइन का भी अभी आप कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो सकता, बसें आप ले आए, ये तो आपकी कारकर्दगी। एक बस नहीं दी आपने कराची में, 10,000 बसें और कितना प्रोपेगेंडा करोगे आप? जी घुम्मन साहब, 1 मिनट। घुम्मन साहब, आपको वक्त मिलेगा, आप इसका सबका रिस्पॉन्ड करेंगे, 1 मिनट दे दें जी। मंतोखेर साहब जल्दी रैप अप करें ताकि मैं इनकी बात सुनूं जी। मैं ये कह रहे हैं कि हमने प्रोपेगेट नहीं किया। आप तो सबसे बड़े प्रोपेगेंडा की आप एजेंसी हो। आपके अपने अहमद जवाद कह रहे थे कि हम तर्जमानों की मीटिंग में हम ये कहा जाता था कि आप परखचे कैसे उड़ाए। आप मुझे बताओ, आप ऐसे ढिठाई से बोलते हो ना, जो सच बोलने लगा था। ये आपके सारे रहनुमा हर जगह पे, आपको 3.5 साल में आपने मुझे क्या गिनवाया, मैंने लिखा है सारे, एक बात लिखे। पुख्तनख्वा में आपको 9 साल आपको आवाम ने दिखा दी है, आपको आवाम ने दिखा दी है। आप संकोटे पे बैठे हुए, मैं तो आखिरी बात, आखिरी बात प्लीज। अरे भाई, आपको तो अपनी पार्टी में संकोटा मुझे फोन आते हैं। सेनेटर साहब प्लीज मैं आपसे इंतजार कर रही हूँ। सेनेटर साहब खामोश हो जाएं। सेनेटर साहब प्लीज, मैं आपसे इंतजार कर रही हूँ आप सबसे, प्लीज खामोश हो जाएं प्लीज, मेरी बात सुनिए। लोगों को आप टीवी पे लाके बिठा देते हैं, इनको तो कोई टीवी पे बुलाता नहीं। तुम पहली दफा बुलाया, भाई तुम अपने संकोटे पे आए हो, तुम पतीले के घूमो, पतीले लेके भाई मैं वोट लेके आया हूँ, वोट लेके आया हूँ। जितने वोट तुम्हें पूरे कराची में है ना, उतने मेरे मुझे मिले भाई। किधर हो? तुम्हें तो वोट पड़े नहीं, तुम्हें कोई जानता नहीं है भाई। तुम्हें वोट पड़ा, तुम संकोटे की पैदाइश हो, संकोटे की, तुम्हारे अब्बा के नाम पे तुम्हें टिकट मिला है और तुम हारे हो चौथे। समझ में आए हो ना? सेनेटर साहब प्लीज, किसी संकोटे पे नहीं है हम। प्लीज वी कैन नॉट हैव अ रिपीट। इसको चुप कराएं, इस बेशरम आदमी को। अच्छा ओके, आप चुप करेंगे तो भाई आप बेशरम, आप बंद करें, बस करें यार। आप बकवास करेंगे, मैं आपका जवाब उसी तरह दूंगा। गुम्मन साहब आप संकोटे पे आए हुए, आप संकोटे के अलावा आपकी हैसियत क्या है? आप दूसरी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जितने पूरे कराची में मैं कारकुन के कोटे पे आया हूँ, कारकुन के कोटे पे आया हूँ मैं, जानता ही कोई नहीं है। जितने तुमने पूरे कराची से वोट लिए होंगे, मैंने अपने हल्के से वोट लिए। ओके बस हो गया, बस करें। आपको सब देख रहे हैं, तुम्हारा लीडर संकोटे पे, तुम्हारे लीडर संकोटे के ऊपर, तुम पैदाइश हो जनरल। यार वी कांट हैव अ कंस्ट्रक्टिव डिबेट प्लीज। 1 मिनट। तुम चोर है, तुम कैसे बात कर सकते हो? यार आप लोग इनकी आवाज
इनकी आवाजें बंद करें, इनकी आवाजें बंद कर दें, म्यूट कर दें इनको। आप लोगों को अंदाजा है कि आप लोग किस तरह का एक इंप्रेशन दे रहे हैं बाहर मीडिया को और मीडिया के थ्रू आवाम को। आप लोग अपनी अल्फनाव देख रहे हैं। इट्स वेरी शेमफुल, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू कंडक्ट अ प्रोग्राम अगर आप एक दूसरे की पर्सनालिटीज और पर्सनल चीजों पे जाएंगे तो। प्लीज वी हैव टू स्टॉप। ओके, नाउ मैं वापस आ रही हूँ आपको। अब प्लीज आप वन बाय वन। अरसलान साहब, कैन यू हियर मी? यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग टू अफनान साहब डायरेक्टली, प्लीज। गुमन साहब, he is trying to interrupt. Okay, please. Okay. Now, just please respond to me. Please respond to me, and I would request, मेरी इल्तिजा है, बाकी लोग खामोश रहें। गुम्मन साहब, आप कह रहे हैं K4 में इन्होंने अपना हिस्सा नहीं डाला। Is that what you're saying? जी, K4 का पूरा मंसूबा था 25 अरब का, जिसके अंदर वफाकी हुकूमत ने अपना 11 अरब रुपए पहले इंस्टॉलमेंट दे चुकी थी, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने अपने सिर्फ 1 अरब रुपए ऐड किए गए थे और उसके बाद जो है वो स्लैब कर दिया गया। जहां तक बात करते हैं आप ग्रीन लाइन की, ग्रीन लाइन का मंसूबे का स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट फेज जो है वो बिल्कुल ये हकीकत है और हमें बताने में इसको कोई हर्ज नहीं है कि पिछली हुकूमत ने 80% उसका कंप्लीट किया, लेकिन उसका सेकंड फेज मुराद अली शाह साहब ने डलवाया, जो कि गुरु मंदिर से लेकर तिब्बत सेंटर तक का था, जो अभी स्टार्ट हुआ है। ग्रीन लाइन 2 फेजेस में बन रही है। ग्रीन लाइन के अंदर जो बसेस थी वो सिंध हुकूमत ने लानी थी, ITS सिस्टम सिंध हुकूमत ने लाना था, सिंध हुकूमत हाथ उठा दिया उन्होंने कहा हम नहीं ला सकते। इसी तरह 3 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ऑरेंज लाइन कराची के अंदर, सिंध हुकूमत अभी कह रही है कि स्ट्रक्चर हम खड़ा कर चुके हैं, बसेस हम नहीं ला सकते, प्रोक्योरमेंट आप करें, हमारे बस का काम नहीं है। इस तरह बेतहाशा प्रोजेक्ट है, इस तरह बेतहाशा प्रोजेक्ट है। आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं महमूदाबाद नाला है, महमूदाबाद नाला। ओके, विदाउट एनी पर्सनल अटैक, सेनेटर साहब आप क्या बताना चाहेंगे कि जो उन्होंने अपनी इस वक्त अचीवमेंट्स गिनवाई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये आपको मुतमईन करती हैं कि नहीं? देखिए, मुझे क्या मुतमईन करेगी, कराची के आवाम को नहीं मुतमईन कर सके। पानी का वादा किया था, पानी का कहते नहीं दिया। हम जब आए थे तो हमने कहा था हम कराची का अमन बहाल करेंगे, हमने कराची का अमन बहाल करके दिया। हमने 1400 मेगावाट का पोर्ट कासिम पे पावर प्लांट लगाया, हमने कराची हैदराबाद मोटरवे कंप्लीट करके दी। हमने लियारी एक्सप्रेस का जो दूसरा पोर्शन था वो हमने कंप्लीट करके दिया। हमने K4 के लिए पैसे दिए, हमने ग्रीन लाइन बनाई, हमने कराची का जिना टर्मिनल बनाया। हम तो करके गए। हम ये नहीं कि होगा, करेंगे, सोचेंगे, हम तो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट है, कराची की आवाम जानती है किसने डिलीवर किया है। अच्छा, हालांकि हमें वहां से मैंडेट नहीं मिला था, हमने फिर भी डिलीवर किया वहां पे, और आइंदा भी हम ही डिलीवर करेंगे। अच्छा सर, लेकिन आप लोग डिलीवर तो करना चाहते हैं लेकिन हुकूमत नहीं बनाना चाहते। सर, आप लोग डिलीवर करना चाहते हैं लेकिन हुकूमत नहीं बनाना चाहते। अगर अदम एतमाद कामयाब हो गया अपोजिशन के हवाले से, तो ये क्यों सर? ये इस पर आपकी क्या राय है कि क्यों नहीं? हम ये चाहते हैं कि जो है वो मतलब कि अवाम एक फ्रेश इलेक्शन हो, उसके अंदर जो भी जीते वो हुकूमत बनाए। ये जो असेंबली है ये तो ठप्पे लगा के इनको जितवा के ला के बैठाया गया, ये कोई आवाम से वोट लेके आई नहीं है। जब आवाम से लोग वोट लेके आएंगे, जो भी जीते उसको फिर हम तस्लीम करेंगे और फिर वही हुकूमत सही पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में डाल सकती है। अच्छा, इस तरह के पोलिंग एजेंटों को निकाल के ठप्पे लगवा के फॉर्म 45 दिए बगैर कैमरों पे लगा के क्या कहते हैं लोगों को ला के जितवा दे। तो ये जो डस्का इलेक्शन कमीशन कोई पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा, जो डस्का इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट शाया की है, जो आई है, जिसमें 60 अफसरान को भी मुर्द इल्जाम ठहराया गया है और भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दहानी कराई है, तो क्या आपके लिए ये मुतमईन करती है आपको कि आगे ये शफाफ इंतखाबात होने के चांसेस हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन जिस तरह पहले इनके कंट्रोल में था, अब उस तरह इनके कंट्रोल में नहीं रहा, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहले वाले जो 2 थे वो तो बिल्कुल इनके मुलाजिम थे, या कहते हैं वो उन्होंने अपनी नौकरी की और वो चले गए, क्या कहते हैं। अब ये है कि और इस बात की तकलीफ जो है PTI को है भी बहुत, क्योंकि वो बार बार या कहते हैं इस बात का इजहार करते हैं कि खुश नहीं है इलेक्शन कमीशन से। तो इस बात की उम्मीद ज़रूर है कि अब वो वाला मामला नहीं है जो 2018 में था। अच्छा। तो लेकिन फिर भी इनकी कोशिश है कि EVM के थ्रू या कोई नया फ्रॉड करके किसी और लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन टू आज जो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स हैं, और आपने भी देखा होगा जो राना शमीम के हवाले से और जो उनका एफिडेविट है उसके हवाले से जो आज हमारे सामने आए हैं, उनके कमेंट्स वो बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि फोरेंसिक कराया जाए, और ये भी कि अगर बेंच ने किसी का प्रेशर लिया है तो उस बेंच ने किसका प्रेशर लिया है, और अगर उन्होंने प्रेशराइज किया तो किसके कहने पर किया है। आपको लगता है ये केस किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच सकेगा? देखिए, उम्मीद तो करनी चाहिए, कहते हैं कि ये मंतकी अंजाम तक पहुँचे, कि ये जो है मतलब कि जो भी कोई गलत काम हुआ है उसके पीछे जो है वो मामला क्लियर आवाम के सामने आए, ताकि आवाम को पता चले कि जी इस मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह लोगों को ला के असम्बलियों में बिठाया जाता है जिनका कोई ताल्लुक नहीं है कहते हैं सियासत से।
इस और ये किस तरह अगर इस तरह manipulate, मुल्क ठीक है। चलाएंगे तो फिर ज़ाहिर है इसके इम्प्लीकेशन है बड़े खौफनाक। ठीक है, ओके। मंदोखेल साहब, लास्टली आप ही के पास आऊंगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक पेंडिंग डिसीजन भी है, वो है फैसल वावड़ा के हवाले से, क्योंकि आप उसमें बड़े पर्सनली इन्वॉल्व हैं। मैं जानना चाहूंगी कितने दिन रह गए इलेक्शन कमीशन को उसका रिजल्ट, क्योंकि आई थिंक कोई डेट है जो कोर्ट से आई हुई है इनको, क्या डेट है सर, और आपकी क्या है, कोई वहां से आपको कुछ खैर ख्वाह पेश नजर आती है? इलेक्शन जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 2 महीने का टाइम दिया था वो 2 महीने 3 दिन पहले खत्म हो चुका है, 12 तारीख को। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें 3 दिन लेट मिला तो 15 तक टाइम है। ठीक है। 15 कल है, कल तो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस बंद है, तो ये समझ लो मेरे हिसाब से वायलेशन है। और मैं आपको प्रोग्राम की तौर कहना चाह रहा हूं 100% फैसल वाडा साहब नायल होंगे, 100%, 1% भी नहीं। और ये जैसा कौमी असम्बली का सीट हमने छीन लिया, ये सेनेट का सीट भी हमारा, क्योंकि हमारे 99 MP है, मेरिट पे हमारी चीज है। दूसरा, अरसलान साहब को मैं एक चीज याद करूं कि हमारा कोई लीडर ने बाहर इलाज नहीं कराया, ना हमारा कोई इरादा है, इसी शहर में इसी मुल्क में है। और साथ साथ आपने 13 साल की हुकूमत की बात की है, तो 13 साल में मैं आपके सामने बैठा हूं, यह सीट पीपल्स पार्टी ने आखिरी मरतबा 1988 में जीती थी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, दैट्स ऑल आवर टाइम फॉर। मंदोखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, गुम्मन साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जी, इल्जामात की सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन आपको याद दिलाते रहें कि ये तीनों हुक्मरान या तीनों ही हमारे जो पार्टी के लीडर्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे डिफरेंट पार्टीज को, ये तमाम जमहूरियत का दावा करते हैं। और जमहूरियत का हाल ये है कि एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है, जमहूरी रवैये होने चाहिए। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, वी विल सी यू टुमारो।